गुड इवनिंग। आज कई दिनों के बाद वीडियो बनाने का अवसर मिला है। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे इसेइस्ट को जिसे हम लोग प्रिंस अमंग इसेइस्ट के नाम से जानते हैं। इनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी है उसमें ये मोस्ट अवेटेड और बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जाते हैं। आज केवल आप जितने देर का ये वीडियो बन पा रहा है बस उतना में सब कुछ मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं, और इसलिए नहीं रिकॉर्डेड मोड में, नहीं टीचिंग मोड में, ताकि आप इसके साथ साथ अपना खुद का नोट्स भी बना सके। सबसे पहले जब चार्ल्स लैम्ब को आप पढ़ेंगे तो दो बातों को एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि लैम्ब को पढ़ना है तो फ्रांसिस बेकन के साथ ही साथ इनको पढ़ने का प्रयास करिएगा। फ्रांसिस बेकन जिसका प्रोज स्टाइल, एप्रोस्टिक स्टाइल जाना जाता है, वैसे इनको क्वांट के नाम से जाना जाता है। खैर, चार्ल्स लैम्ब को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनका डेट 1775 1834। अब देखिए, मैं शुरू से आपसे कहता हूं कि चीजों को जैसे आपको रिलेट करेंगे ना, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे इस पे हम लोगों ने 4 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है यूट्यूब, कीमती पन्ना बाय नितेश पांडे, जिसमें हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, जॉन गाल्सवर्दी को, और एक जो टीजीटी स्पेशल है, जो 4 लोग हैं, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी, चारों को हम लोगों ने अपलोड किया है। इसमें से एक को मैं कोरिलेट इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि जैसे आप लैम्ब को पढ़िएगा, एक डेट आपको याद हो चुका होगा, 70 विलियम वर्ड्सवर्थ। हालांकि इनका जो डेथ है वो 50 है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये 70 आप पढ़ रहे हैं तो 75 अपने आप आपको याद हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब का। और हाँ, रोमांटिक पोएट्स के रूप में आपने पढ़ा था 3-4 राइटर्स को, जिसमें वर्ड्सवर्थ थे, शेली थे, कीट्स थे, साउदे थे, एस.टी. कॉलरिज थे। उसी क्रम में अगर चार्ल्स लैम्ब को रोमांटिक में पूछ ले तो ये पोएट भी थे, पोयम से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो एक क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है। हालांकि हम लोग इसे इसेइस्ट के रूप में पढ़ाया जाता है अपने सिलेबस में, जो सिलेबस हम लोग को प्रिस्क्राइब है पीजी में, यूजी में, उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा है कि चार्ल्स लैम्ब इज अ फेमस इसेइस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट पोयम से की थी, तो ही वाज आल्सो अ रोमांटिक पोएट्स एज वेल एज इसेइस्ट। और आगे हम ये भी देखेंगे कि चार्ल्स लैम्ब न केवल पोयम से अपने करियर की शुरुआत की थी, इन्होंने नॉवेल भी लिखा था, ड्रामा भी लिखा है, और ऐसे में तो खैर इनका कोई सानी ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। 1770 1850 ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। इसी से कोरिलेट करिएगा तो 1775 1834, मैंने ऐसे ही याद किया था तो मुझे आसान लगता है ये। अब देखिए, अब जैसे ही आपको एक डेट मिला यहां 1834, यही 1834 डेट है डेथ का एस.टी. कॉलरिज का, जो चार्ल्स लैम्ब के बॉसम फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे हो सकता है। और इनके डेट को ऐसे याद करिए 72। अब देखिए सब कुछ स्पष्ट हो गया। 1770 वर्ड्सवर्थ का, 1772 दोनों परम मित्र हैं एस.टी. कॉलरिज का, और एस.टी. कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब 1775 ये इतने अच्छे दोस्त थे कि जैसे ये देखिएगा जुलाई 1834 में जैसे एस.टी. कॉलरिज की डेथ होती है, दिसंबर 1834 में चार्ल्स लैम्ब की भी डेथ हो जाती है। इनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि एस.टी. कॉलरिज के मौत का जो सदमा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा, और 1834 में ये अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही अच्छा सितारा दुनिया छोड़ के चला गया। खैर, यहां इतनी सारी चीजों को कोरिलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए, चार्ल्स लैम्ब वाज बोर्न इन 1775 एंड डाइड इन 1834। कोई दिक्कत नहीं है यहां। अब देखिए, ये इसके बाद सबसे पहले इनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये पूछता है, हाँ एक बात और, यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। 1775 में इनर टेम्पल, नोट करिएगा आप, इनर टेम्पल ये प्लेस था लंदन में जहां पे ये पैदा हुए थे। इनर टेम्पल, टेम्पल का मतलब मंदिर नहीं है, टेम्पल का मतलब चर्च नहीं है, ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा पॉश कॉलोनी था जिसे इनर टेम्पल के नाम से जाना जाता था। एनीवे, तो एक प्लेस के लिए यहां से याद कर लीजिएगा।
इनके पेरेंट्स की बात करिएगा तो फिर चीजों को कोरिलेट करिए। अगर आप वर्ड्सवर्थ को याद किए हैं, वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। एक क्वेश्चन माता पिता से होता है। अगर आप मिल्टन को याद किए हैं, जॉन मिल्टन को, तो इनके पिता का नाम भी है जॉन मिल्टन, याद होगा। शेक्सपियर के फादर का अगर नाम पूछ ले तो आप फिर कहिएगा कि जॉन शेक्सपियर, और जॉन गाल्सवर्दी के पिता का नाम अगर पूछ ले तो आप कहेंगे जॉन गाल्सवर्दी। कोई दिक्कत नहीं यहां। अब एक और नाम इस लिस्ट में आ गया है। अगर चार्ल्स लैम्ब के पिता का नाम पूछ ले, लैम्ब के पिता का नाम पूछ ले तो आप कहेंगे जॉन लैम्ब। मतलब इन पांचों को एक क्रम में रख लीजिए और इनमें से किसी के भी पिता का नाम पूछता है तो जॉन, टाइटल बदल जाएगा, एक नहीं है। जॉन वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के पिता, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के पिता, जॉन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के पिता, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के पिता, और चार्ल्स लैम्ब के फादर का नाम है जॉन लैम्ब। ठीक, इसके बाद पेरेंट्स में फादर हो गए। इसके बाद यहां बहुत महत्वपूर्ण है इनके मदर का नाम, याद रखिएगा, एलिजाबेथ फील्ड। एलिजाबेथ फील्ड। अब देखिएगा ये एलिजाबेथ फील्ड कौन है। ये फील्ड को आपने पढ़ा है ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन, देखिए लैम्ब को पढ़ना है तो 2-3 ऐसे टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। ड्रीम चिल्ड्रेन रेवरी, जिसमें ये महत्वपूर्ण है, ये वही फील्ड है जो एलिजाबेथ फील्ड की मां है, जिन्हें ड्रीम चिल्ड्रेन में उस घर की मालकिन के रूप में, हालांकि वो सेविका के रूप में थी, लेकिन छुट्टियों को सेलिब्रेट करने जब ये अपने नानी के यहां जाते हैं तो उसी ड्रीम चिल्ड्रन की फील्ड के बारे में ये बात हो रही है। एनीवे, फादर जॉन और मदर का नाम एलिजाबेथ फील्ड। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो पूछता है, ये 7 भाई बहन थे, 7 आउट ऑफ 7 ऐसे लिख लीजिएगा, और 7 में से जो शुरुआत के 4 थे ये लोग इन्फेंसी में ही डेथ हो गई इनकी, लेकिन इनके अलावा 3 बचे, जिन 3 में एक भाई है जिसका नाम है जॉन लैम्ब। देखिएगा इसके पिता का भी नाम जॉन लैम्ब है, यहां तो चलता है इन सबों में। और इसके बाद मेरी लैम्ब, इसे याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी लैम्ब। और इसके बाद ये सबसे छोटा वाला यंगेस्ट था, ही वाज द यंगेस्ट ऑफ 7 एंड out of 7 4 could not survive and except of 4 there are 3 which could remain till the end of his life। अपने लाइफ में ये लोग लास्ट तक सरवाइव किए। अब जब चूंकि पढ़ाई हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण चीज देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब को 72 है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी जॉन का 75 है और मेरी का 62 है, और डेथ याद करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1847। ये पूछता है क्यों, बहुत ऐसे वर्क हैं जिसमें चार्ल्स लैम्ब के साथ ही साथ शैली ने भी, उसका नाम याद आ जा रहा है बार बार, मेरी शैली का, मेरी लैम्ब ने भी बहुत सारे वर्क में कोलैबोरेशन का काम किया है, इनके साथ लिखने का काम किया है। तो डेट को लेके आप निश्चित रूप से कोरिलेट करिएगा, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। चार्ल्स लैम्ब 1775 1834, ये 1834 वही डेट है जिसमें एसटी कॉलरिज की भी डेथ हुई है। एसटी कॉलरिज इसके बॉसम फ्रेंड थे। क्यों फ्रेंड थे ये भी जान लीजिए। जैसे ये बच्चा 7 साल का हुआ, 75 में 7 आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 1782। अब ये याद करिएगा, एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो रहा। 1782 में जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है, क्राइस्ट हॉस्पिटल, इससे सवाल कैसे पूछता अभी मैं बता रहा हूं। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये उस कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल का नाम है जहां पे चार्ल्स लैम्ब वाज सेंट एट द एज ऑफ 7 years in 1782 where he met first time S.T. Coleridge and he became bosom friend, and such type of friendship they could retain that will कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। अंतिम समय तक दोनों एक दूसरे के मित्रता में साथ थे और दोनों की डेथ भी एक ही साथ हुई है। पहले एसटी कॉलरिज की जुलाई में, इसके बाद 6 महीने के बाद 27 दिसंबर आई थिंक है, 25 जुलाई इनका है। इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन अब ध्यान आ गया है अचानक से तो मैं यहां पे रख दे रहा हूं। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल को पूछेगा, ऐसे पूछ लेता है कि क्राइस्ट हॉस्पिटल किस तरीके से चार्ल्स लैम्ब से एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था।
तो क्राइस्ट हॉस्पिटल को देखते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हॉस्पिटल है तो हो सकता है कि जन्म हुआ हो, पैदा हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके तरफ आप नहीं जाएंगे। क्राइस्ट हॉस्पिटल वाज द नेम ऑफ हिज पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वेयर ही वाज सेंट एट द एज ऑफ 7, जहां पे वो एसटी कॉलरिज से मिलते हैं और इनके लाइफ को एक गति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आप देख चुके। 1775 में जन्म हुआ, 1834 में मरे। इनर टेम्पल लंदन वो प्लेस है जहां ये जन्म लेते हैं। फादर का नाम, सभी के फादर का नाम एक ही है, इसी से रिलेट कर लीजिएगा। मदर का नाम एलिजाबेथ फील्ड, जो फील्ड की बेटी है और जिस फील्ड को ये ड्रीम चिल्ड्रन में एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ड्रीम चिल्ड्रन, पुअर रिलेशन, और एक और है द न्यू ईयर ईव। आई वुड सेट अप माई टैबरनिकल हियर। उसमें लैम अपने जीवन से इतना ऊब चुका होता है कि वो कहता है कि मैं जिस तरीके से घर में पूजा करने वाले जो भगवान होते हैं उनके स्थान को नहीं बदला जाता है, गृह देवता को उनका स्थान बार बार नहीं बदला जाता है, मैं उसी तरीके से इस जीवन में अस्थायी रूप से अडिग रहना चाहता हूं, जुड़ा रहना चाहता हूं। वो न्यू ईयर ईव से है। तो इस तरह सारे चीजों को आप एक साथ कवर करिए। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, डेट के हिसाब से आगे चलते हैं तो कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आना शुरू हो जाएगी आपके। फादर मदर से और डेट से, प्लेस से, इन सबों से जो भी क्वेश्चन आएगा आप ये अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे। इसके बाद एजुकेशन, फादर के बाद एजुकेशन, तो आप पढ़ ही लिए हैं कि क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है, क्राइस्ट हॉस्पिटल में जब जाते हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद थोड़े समय के बाद उसे छोड़ देते हैं। वहां पे कहते हैं कि बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, वहां इनका मन नहीं लगा तो वो क्रम में, पढ़ाई लिखाई के क्रम में वो छूट जाता है। इसके बाद 1791 इनके लाइफ का एक महत्वपूर्ण डेट आता है, 1791। 1791 में ये साउथ सी हाउस, ये याद करिएगा इसे, साउथ सी हाउस एक कंपनी है, महत्वपूर्ण है। यहां से 2-3 सवाल आपको निकलेगा, पूछाएगा। ये 1791 में जब स्कूल छोड़े, स्कूल छोड़ने के बाद जब इन्हें करियर की चिंता हुई तो 1791 में ही अपॉइंटेड क्लर्क इन साउथ सी हाउस। और याद रखिएगा यहीं पे वो एक इटालियन क्लर्क से मिले, ही वाज एन इटालियन क्लर्क, और वहीं से इन्होंने एक पेन नेम एडॉप्ट किया। कौन सा? पेन नेम, सूडोनेम, जो भी कह लीजिए आप, निक नेम। इलिया के नाम से इन्होंने अपना एसे लिखना शुरू किया, पोयम लिखना शुरू किया। तो जो इटालियन क्लर्क था उनसे इनकी मुलाकात कहां पे हुई है? साउथ सी हाउस में। याद करिएगा यहां एक और चीज महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले ही साल 1792 में, यह महत्वपूर्ण डेट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ते हैं। वही जो भारत में लूटने का काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 1825 तक, टिल हिज रिटायरमेंट, जब तक ये रिटायर नहीं हो गए, करीब करीब 3 दशक तक इन्होंने उस कंपनी में काम किया। और इसके बाद 25 के बाद 34 में इनकी डेथ ही हो जाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल पूछेगा, इलिया जो पेन नेम इन्होंने अडॉप्ट किया था, ही वाज एन इटालियन फेलो क्लर्क हु मेट चार्ल्स लैम इन साउथ सी हाउस। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका कोई उस इटालियन क्लर्क से वास्ता नहीं था। अगर सवाल पूछेगा तो साउथ सी हाउस आपको दिमाग में रखना होगा, नहीं तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। एनीवे, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है वो है 1795। अब देखिएगा, जैसे चीजों को कोरिलेट करिएगा भूलेंगे ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कब का छूटा हुआ है, लेकिन एक बार केवल डेट को देखने के बाद सब चीजें याद आ गई हैं। जैसे 1792 जैसे आए तो यहां आपको एक नाम याद आ जाना चाहिए कि यही डेट जो है वो शैली का है, 1792। और जैसे 1795 आया, ये किसका है? जॉन कीट्स का। खैर, ये डेट इसलिए मैं कह दे रहा हूं ताकि आपको कोरिलेट कर लेंगे तो मजा आएगा आपको। 1825 के बाद एक घटना और घटती है इनके जीवन में, और वो डेट है 1795। 1795 में ये मेंटल असाइलम में इनको भेजना पड़ता है, पागल खाना। और ये करीब करीब वहां 6 हफ्ते रहते हैं, 6 वीक्स। कितना? 6 हफ्ते। एक्चुअल में एक एनी सिमंस थी, जिसे मैं फिर कहूंगा कि ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ लीजिए एक बार। एनी सिमंस नाम की एक लड़की थी जिनके साथ इनका अफेयर हुआ। ही वांटेड टू मैरी हर बट शी
रिफ्यूज, शी डिनाइड। एंड उसका परिणाम ये हुआ कि ये इतना ड्रिंक किए कि इनको मेंटल असाइलम में रखना पड़ा 6 हफ्तों के लिए। हॉक्स्टन नाम का जगह था यहां पे। तो ये एक 1795 इनके जीवन का एक ऐसा डेट है जिसे मेंटल असाइलम, सेक्सविक और हॉक्स्टन पीरियड के नाम से आप इसे याद करिएगा। इसके बाद 1796, ये इससे भी महत्वपूर्ण घटना है। 1795 ध्यान रखिएगा, 1795 किससे संबंधित है? जॉन किट्स का जन्म होता है और 1795 में चार्ल्स लैम्ब को मेंटल असाइलम में जाना पड़ता है। 1792 किस लिए महत्वपूर्ण है? पीवी शेली का जन्म होता है। और 1792 किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में ये प्रमोट करते हैं। 1 साल के बाद कंपनी छोड़ देते हैं और वहां 1825 तक रहते हैं। एक अगला डेट 1796, चार्ल्स लैम्ब के जीवन में क्या चल रहा है इसके पहले यहां आ जाइए। 1796 किस लिए याद है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश हुआ था, याद होगा आपको। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर की। इसे कोरिलेट करिए, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। खैर 1796 में जो इनकी बहन है मेरी लैम्ब, इसके साथ एक घटना घटती है और शी वाज आल्सो सफर्ड विथ इंसैनिटी एंड शी किल्ड हर मदर विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ। उसे किचन के चाकू से लेके मार देती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अपनी मां को, एलिजाबेथ फील्ड को, इसकी खुद की बेटी पागलपंथी के आलम में उसे हत्या कर देती है, उसे मार डालती है 1796 में। दोनों भाई बहन बाद में जो इंक्वायरी वगैरह होती है उसके बाद से इनको रिलीफ मिलता है। फिर दोनों जो इनर टेम्पल थे, इनर टेम्पल से कहीं एक जगह और शिफ्ट होते हैं और फिर लास्ट में ये डरी लेन जाके शिफ्ट होके अपने लाइफ को वहीं एंड करते हैं। आगे 1796 के बाद जो महत्वपूर्ण है इनके जीवन में, इनके वर्क्स हैं। इनके वर्क्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि ये एक क्वेश्चन और पूछता है कि चार्ल्स लैम्ब बिगन हिज कैरियर एज पोएट, नॉवेलिस्ट, इसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट, चारों दे देगा ऑप्शन में। तो इन्होंने अपना करियर जो था वो किससे शुरू किया था? पोयम से शुरू किया था। इनका जो पहला पोयम है द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, ठीक है, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस। और एक और पोयम है इनका हेस्टर। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों पोयम को पब्लिश कराने वाले कोई और नहीं, एसटी कॉलरिज और एक इनका और मित्र था चार्ल्स लॉयड। चार्ल्स लॉयड। तो एसटी कॉलरिज जो द ओल्ड फेमिलियर फेसेज और हेस्टर नाम के इस दो पोयम को पब्लिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और चार्ल्स लैम्ब ने पोएट के रूप में ही अपने करियर को शुरुआत में शुरू किया। इसके बाद इन्होंने एक नॉवेल वर्क लिखा एंड दिस वाज हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक। इसके पहले एसटी कॉलरिज ने इनकी मदद की थी। उसने अपने कलेक्शन ऑफ पोएम्स में चार्ल्स लैम्ब के 3-4 पोएम को पब्लिश करवा दिया था। इसके बाद नॉवेल में इसका नाम है अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। एक बात याद रखिएगा, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी बुक चार्ल्स लैम्ब वाज नोन एज द नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन नॉवेलिस्ट के रूप में इससे इनको जाना जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसके बाद ड्रामा लिखते हैं ये, ड्रामा प्ले। कौन सा? जॉन वुडविल जी, जॉन वुडविल। और ये लिखते हैं 1802 में। और ये ट्रेजेडी है, ये भी याद करिएगा। और ट्रेजेडी कैसा? फेवरेट एलिजाबेथन स्टाइल। ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ था, जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर लिखते थे, जिस तरीके से और एलिजाबेथन राइटर लिखते थे, उसी हिसाब से। सॉरी, यहां 1798 होगा, 1802 अभी दूसरा कुछ है। सॉरी 1798 और 1798 जैसे आएगा आपको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। हालांकि लिरिकल बैलेड याद करेंगे, प्रीफेस वाज एडेड इन 1800, ये आपको याद ही होगा। तो ये पोयम, नॉवेल, ड्रामा। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें देखिएगा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम
शेक्सपियर। ये किसका है? इसमें दो तीन चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछी जाती हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है एक्चुअल में चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब इन दोनों का कोलैबोरेटेड वर्क है, दोनों के सम्मिलित रूप से लिखा गया एक वर्क है। शेक्सपियर के 20 प्ले को, कितने? 20 प्लेस को, जिसमें से 14/6 कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। जिसमें से 14 जो है वो मेरी लैम्ब ने लिखा था। कितना? मेरी लैम्ब ने। और ये सब के सब कॉमेडी हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और 6 जो था वो चार्ल्स के थे, और ये सब के सब क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक, तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसको आप लिख सकते हैं 1807। ठीक है, दिस वाज 20 प्लेज विच हैज बीन रिटन फॉर स्पेशली रीडिंग ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के पढ़ने के लिए इन लोगों ने लिखा था। आउट ऑफ 20, 14 वर कॉमेडी विच हैज बीन कंपोज्ड एंड रिटन बाय मेरी लैम्ब, and only 6 greatest tragedy of William Shakespeare has been represented in his new style by Charles Lamb for especially the children's, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, उसकी कहानी की पृष्ठभूमि को समझने के लिए। इसके बाद अगला है मिसेज लाइसेस्टर्स। हाँ, मिसेज लाइसेस्टर्स स्कूल करके एक वर्क आता है इनका 1808 में। ठीक, एक और महत्वपूर्ण चीज है पोएट्री फॉर चिल्ड्रन, पोएट्री फॉर चिल्ड्रन 1809। और ये 3 वर्क को नोट कर लीजिएगा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मिसेस लाइसेस्टर स्कूल, पोएट्री फॉर चिल्ड्रन। 2/3 ऑफ ईच वर्क हैज बीन रिटन बाय मेरी लैम्ब। ठीक है, केवल टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नहीं, मिसेस लाइसेस्टर स्कूल, पोएट्री फॉर चिल्ड्रन, इन सभी वर्क में इसके 2/3 पोर्शन को मेरी लैम्ब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आप देखिए, इतने महत्वपूर्ण वर्क के बाद इसमें जो कुछ और चीजें शेष रह जाती हैं, उसमें है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। अब आइए लैम्ब की तरफ। एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, who lived about the time of Shakespeare, सब 1808 है, नोट करते हुए चलिएगा फटाफट से। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि द क्वीन एंड किंग्स फ्रेम्स करके है एक वर्क है। 3-4 वर्क मेजर जो रह जाते हैं, जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर याद कर लीजिए, इपिसिमेंट्स ऑफ ड्रामेटिक पोएट्स, ये लैम्ब का रचना है। Who lived about the time of Shakespeare 1808, लैम्ब की रचना है। द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, चार्ल्स लैम्ब की रचना है 1808। सबका डेट एक ही है, नोट कर लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो इनके 2 मेजर वर्क्स हैं, ये याद करने का एक तरीका है, इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। 1823 और 1833, 10 साल का अंतर है दोनों में। पहले वर्क को कहा जाता है द एसे ऑफ इलिया, या पहला वर्क को जो कलेक्शन के नाम से आया है फायर्स के नाम से जाना जाता है, द फायर्स। और 1833 में आता है द लास्ट एसे ऑफ इलिया। ठीक है, द प्रोज स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब वाज नोन एज क्वांट एंड द डेथ ऑफ मेरी लैम्ब वाज इन 1847। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो बंद करने के पहले जो महत्वपूर्ण तीन ऐसे तो इनका पढ़ ही लीजिए, पुअर रिलेशंस, ड्रीम चिल्ड्रन और रिवरी, और द न्यू ईयर ईव। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में टेनिसन या किसी और दूसरे पीजीटी के महत्वपूर्ण राइटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।